आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में अहमदाबाद के व्यापारी आए हुए हैं। मुझे बताया गया सारी क्रीम आज यहाँ पे बैठी है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, एक तो मेरी आपसे शुरू करने के पहले निवेदन है कि इन लोगों ने मीडिया को बहुत डरा के रखा हुआ है। मीडिया को कहा हुआ है कि आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, इनको बिल्कुल नहीं दिखाना। मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं, वो दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मीडिया वाले दिखाना चाहते हैं लेकिन वो बेचारे डरे हुए हैं। तो ये चुनाव हम सोशल मीडिया से जीतेंगे। मेरी आप सबसे विनती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोन निकाल के इसकी रिकॉर्डिंग कर सकें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फैला दीजिए। मैं समझता हूं कि जब जनता खड़ी हो जाएगी तो अपने आप बात फैलेगी। अभी जब मैं कल फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बगल में अहमदाबाद के एक व्यापारी बैठे हुए थे, स्टॉक ब्रोकर हैं। मुझे देख के आश्चर्यचकित हो गए। बोले, सर सीएम के बगल में बैठा हूं मैं, मेरे भाग्य खुल गए। फिर बोले कि सर मुझे आपके साथ फोटो लेनी है। मैंने कहा ले लीजिए। फिर अचानक बोले कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगी? कहते हैं सर आजकल आपके पीछे ईडी और सीबीआई पड़े हुए हैं, अगर फोटो ले ली तो मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे। मैंने कहा फोटो शेयर मत करना, अपने मोबाइल में रख लेना। बोला सर सबके मोबाइल टैप हैं, तो फोटो ले ली तो उन तक पहुंच जाएगी। मैं सोच रहा था कितने डरे हुए हैं यार अपने देश के लोग, व्यापारी कितने डरे हुए हैं। जिस देश का व्यापारी एक फोटो लेने में इतना डरा हुआ है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? नहीं, जब तक व्यापारी खुश नहीं होगा। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान व्यापारियों का होता है, सबसे ज्यादा योगदान उद्योगपतियों का होता है। सब लोगों को डरा के रखा हुआ है इन्होंने, सब लोगों को डरा के रखा हुआ है। कल मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया, होटल पहुंचा, होटल पहुंचते ही खबर आ गई कि हमारे आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद ऑफिस पे गुजरात पुलिस की रेड करवा दी इन्होंने। हमारी फक्कड़ पार्टी, 4 पैसे हैं नहीं हमारे पास, वो 2 घंटे सारे सर्च वर्च करके अपना माथा पकड़ के पुलिस चली गई। बार बार हमारे लोगों से पूछ रही थी पैसा कहां है, बोले है ही नहीं सर, तो चले गए। आज सुबह अहमदाबाद पुलिस बोलती है कि कोई रेड नहीं हुई। ये बड़ा शानदार है यार। कल रेड करी, 3 पुलिस वाले आए, उन 3 पुलिस वालों ने सारा सर्च वर्च करा, अपना आई कार्ड भी दिखाया, नाम भी पता है हमें पुलिस वालों के। आज कहते हैं कोई उनके पास वारंट नहीं था, कोई सर्च वारंट नहीं था, कोई कागज नहीं था, आए बस रेड करी और चले गए। हमने जब शोर किया कि रेड हो गई, हमारे ऊपर रेड हो गई, तो कहते कोई रेड नहीं हुई। ये बड़ा अच्छा है। बिना कागज के, बिना किसी के भी घर में घुस जाओ, किसी के भी दफ्तर में घुस जाओ, और फिर ये तो आम आदमी पार्टी थी, इनकी हिम्मत नहीं हुई पैसे, नहीं तो किसी से भी पैसे मांग लो, पैसे बोलो इतने पैसे दे, नहीं तो तेरे को पकड़ के ले जाएंगे, और कोई कागज नहीं, कुछ नहीं। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? ऐसे पुलिस या सरकार चलेगी? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यहां कितने ऐसे लोग हैं जिनके या तो खुद के ऊपर, या रिश्तेदार के ऊपर, या दोस्तों के ऊपर, या जान पहचान वालों के ऊपर, या तो इनकम टैक्स की रेड हुई हो, ईडी की रेड हुई हो, सीबीआई की रेड हुई हो? जरा हाथ खड़ा करके, डरने की जरूरत नहीं है, यहां पे हाथ खड़ा करके बताएं। इतने देश के अंदर ऐसे डरा रखा है इन लोगों ने एजेंसीज के जरिए लोगों को, भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं, उगाही करने के लिए।
जितनी एजेंसीज आती हैं सब उगाही करने के लिए आती हैं। जब तक देश के व्यापारी के मन से डर नहीं निकाला जाएगा, जब तक व्यापारी खुल के व्यापार नहीं कर पाएगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज ये, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात के अंदर भयमुक्त वातावरण देना हमारा सबसे पहला काम होगा। अभी जब मैंने पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जान पहचान वाले या किसी के यहाँ रेड हुई हो, किसी की हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं है कभी कैमरे में कैप्चर ना हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी जान पहचान वाले या किसी के यहाँ इनकम टैक्स की इसकी उसकी रेड ना हुई हो। डर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले जनता के मन से डर निकालना पड़ेगा। निडर होकर व्यापार करो। आप निडर होकर व्यापार करोगे, आपका व्यापार बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं। मैं खुद भी एक व्यापारी परिवार से आता हूं। मैं बनिए परिवार से आता हूं, बनिया हूं। तो हमारे दादाजी की तरफ भी, मामा जी की तरफ भी, नाना नानी, दादा दादी सारे व्यापार में थे। और मैं जानता हूं कि एक व्यापारी कितनी टेंशन के अंदर 24 घंटे व्यापार करता है। कभी लगता है ये एजेंसी आ जाएगी, कभी वो डिपार्टमेंट आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा। सबसे ज्यादा जीएसटी से दुखी हैं लोग, हैं कि नहीं है? जीएसटी से बहुत दुखी हैं। अभी जैसे बताया इन्होंने, कई मैं सुन रहा था, जैनेन्द्र तन्ना जी ने बताया कंप्लायंस की भी दिक्कत है, रेट्स की भी दिक्कत है। इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने जीएसटी को। इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम भी करेंगे, गुजरात के स्तर पे भी करेंगे और केंद्र सरकार के स्तर पे भी आवाज उठाएंगे, ताकि और अगर आप गुजरात में सरकार बना दोगे तो हमारे 3 सीएम हो जाएंगे। जब 3 सीएम मिलके केंद्र सरकार में आवाज उठाएंगे तो थोड़ी ताकत ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? हमारी सुनवाई भी ज्यादा होगी, हमारी सुनवाई भी ज्यादा होगी। तो ये जीएसटी को ठीक करने की जरूरत है, बहुत बड़े स्तर पे जीएसटी को ठीक कर, कंप्लायंस भी ठीक करने की जरूरत है, रेट्स भी ठीक करने की जरूरत है। अभी भाई साहब ने प्रश्न पूछा, तन्ना जी ने भी और उनके बगल में जो बैठे हैं उन्होंने भी, कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो बाध्य नहीं है राज्य सरकारों के ऊपर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत बड़ा अवसर पैदा करता है। अभी फ्रैंकली हमने इस ऑर्डर को अच्छे से स्टडी नहीं किया। इसके बहुत वाइड इम्प्लीकेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस हैं। इसको हम स्टडी करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी खुलती है, मैं आज गुजरात के सभी व्यापारियों को आश्वासन दे के जाना चाहता हूं, आपके साथ बैठेंगे, जैसे आप कहेंगे जीएसटी की रिजीम गुजरात के अंदर वैसी ही होगी जैसा व्यापारी चाहेंगे, ना कि वैसी होगी जैसा एक्सटॉर्शन के हिसाब से। व्यापारियों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, नॉर्मली हर व्यापारियों का जो डायलॉग मैं करता हूं उसमें निकल के आती है, आज नहीं निकल के आई, वो होती है पेमेंट की। 1 मिनट में पूरा कर लूं अभी। इस तरह से पेमेंट नहीं आती, माल बेचते हैं, पेमेंट नहीं आती, है कि नहीं है? किसी ने पैसा लिया वापस नहीं करता, बहुत बड़ी समस्या है। आधे से ज्यादा लोग तो इस पेमेंट की वजह से डूब जाते हैं, आधे से ज्यादा व्यापारी तो इस पेमेंट। मेरे पास इसका तुरंत कोई समाधान नहीं है। मैं भी व्यापारी परिवार से आता हूं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि पेमेंट की कितनी बड़ी समस्या है। आपके साथ बैठेंगे, इसमें मैं बहुत लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है। इस पे कोई कानून ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों की पेमेंट वापस आ सके। अगर एक आदमी को माल बेचने के बाद अपनी पेमेंट की पक्का हो जाए कि मेरी पेमेंट आ जाएगी, तो मैं बताता हूं आपको 50 से 60% व्यापार वैसे ही बढ़ जाएगा। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिस्टम के अंदर और व्यापार बढ़ जाएगा। इसके लिए हम मिल बैठ के कुछ समाधान निकाल के कोई कानून लेके आएंगे, और जो कानून यहां बनेगा उसको फिर दिल्ली में भी लागू करेंगे, उसको फिर पंजाब में भी लागू करेंगे और एक दिन पूरे देश में भी लागू करेंगे।
एक वैट के और जीएसटी के बहुत सारे पुराने रिफंड पेंडिंग हैं। ये सरकारें जानबूझ के रखती हैं, जब सरकार का खर्चा नहीं चल रहा होता तो रिफंड रोक लेती हैं, और व्यापारी के पास बेचारे का कैश फ्लो रुक जाता है, और कैश फ्लो एक व्यापारी की जान होता है। तो हमारी सरकार बनेगी 6 महीने के अंदर जितने आपके पुराने रिफंड है, सारे रिफंड आपको 6 महीने के अंदर, वैट के भी और जीएसटी के भी। वैट के पुराने बहुत सारे मामले चल रहे हैं। वैट तो खत्म हुए कितने साल हो गए, लेकिन पुराने केस पे केस चल। तो आपके साथ बैठ के एक वैट एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे ताकि सारे पुराने केसेस को खत्म किया जा सके। जो लेना देना है सरकार का बनता है वो सारा आप दें, और ताकि आप लोगों को केसेस से, झंझट से मुक्ति मिले। एक चीज जो केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है वो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। अभी सबकी आपकी बातों से निकल के आ रहा था, ममता जी ने भी बोला कि जी वो पैसे मांगते हैं, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, ये पैसे मांगते हैं, वो पैसे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक भी पुलिस वाला और एक भी सरकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे एक भी पैसा मांग सके। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। मैं आपके साथ शेयर, पहली जब सरकार बनी हमारी 28 सीट आई थी दिल्ली में, 28 सीट में 49 दिन की सरकार थी। उन 49 दिन में हमने ऐसा काम किया कि अगली बार लोगों ने 67 सीट दे दी। कई काम किए, लेकिन एक काम जो किया, मैंने ऐलान कर दिया दिल्ली में कि अब अगर आपसे कोई पैसे मांगे आप मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना और अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगा देना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उस रिकॉर्डिंग की क्लिप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। उस अफसर को मैं जेल में डाल दूंगा। 49 दिन में 32 लोगों को मैंने जेल डाली। आपको यकीन बता रहा हूं, किसी की रिश्वत कम नहीं हुई, 0 हो गई 49 दिन के अंदर रिश्वत। और 49 दिन के बाद जैसे ही हमारी सरकार गिरी, ये लोग सारे पैसे लेने पहुंच गए। बोले वो जो 49 दिन वाले हैं वो भी दो और अब नए पैसे भी दो। बोलो बुला अब अपने केजरीवाल को, हम देखते हैं तेरा केजरीवाल क्या करता है। तो ये हमको ही करना आता है भ्रष्टाचार। नीयत साफ है हमारी, शरीफ लोग हैं, पैसे नहीं खाते। ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पूरे देश के अंदर फैलाने की। केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, मनीष सिसोदिया 144 करोड़ खा गया। अरे उसके घर रेड करी, रेड में 10,000 रुपये भी नहीं मिले। अगर 144 करोड़ रुपए कोई खाता तो कुछ लाख, 2 लाख, 3 लाख, करोड़, 2 करोड़ बिखरे हुए ही मिल जाते घर के अंदर। कुछ नहीं मिला। कल हमारे दफ्तर में रेड करी, वहां कुछ नहीं मिला। गुजरात में रेड करी, वहां कुछ नहीं मिला। मनीष के घर कुछ नहीं मिला, सत्येंद्र के घर कुछ। ऐसे ही फेंकते रहते हैं, कीचड़ फेंकते रहते हैं, पर जनता देख रही है। तो एक तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, रेड सारी बंद कर देंगे, जितनी रेड होती हैं, ये जीएसटी के रेड, फलानी रेड, ढिमकी रेड। दिल्ली में कोई रेड नहीं होती। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में सारी रेड बंद कर दी। मैं इनकम टैक्स में था पहले। ऐसा नहीं कि सारे अफसर खराब होते हैं, कुछ अफसर ईमानदार भी होते हैं, लेकिन अमूमन मैंने देखा कि रेड में क्या तमाशा होता है। कोई उस कोने के अंदर सेटिंग कर रहा होता है, कोई उस कोने में सेटिंग कर रहा होता है। जितना पैसा रेड में सरकार को नहीं आता, उससे ज्यादा पैसा उनकी जेब में जाता है। अगर आप रेड बंद कर दो, इस देश का व्यापारी खुशी खुशी अपने मन से सरकार को पैसा देना चाहता है, उसको मौका तो दो। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, वैट के जरिए हमारा टोटल दिल्ली सरकार का बजट 30,000 करोड़ का था। हमने रेड बंद कर दी, आज हमारा दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ का है, दुगने से भी ज्यादा हो गया, 2.5 गुना हो गया। क्यों? व्यापारी अब खुश है। व्यापारी देख रहा है उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, हमने स्कूल अच्छे बना दिए, हमने अस्पताल अच्छे बना दिए, इलाज मुफ्त कर दिया, लोग खुश हैं। अपने से टैक्स दे रहे हैं, अपने से उनको लग रहा है यार कि अगर सरकार को टैक्स दोगे तो कुछ बदले में मिलेगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे सारे प्रोसेस। अभी कई लोगों की शिकायतें ये थी जी प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
ये फाइल करना पड़, प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया जाता है? प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया जाता है कि आदमी थक के कहे बताओ जी कितने देने हैं, फिर आदमी जो देता है वो ऊपर तक पहुंचता है। जब ऊपर बैठा हुआ आदमी कहता है मेरे को पैसे नहीं चाहिए और खबरदार जो तुमने पैसे लिए तो सारा प्रोसेस फिर सिंप्लीफाई होने लगता है। फिर कहते हैं यार काम करो अब सारे जने मिलके। ऐसा ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम गुजरात में लाना चाहते हैं। मेरा एक टारगेट होगा 5 साल के अंदर व्यापार का पूरा सिस्टम इतना सिंप्लीफाई कर दो, इतना भ्रष्टाचार मुक्त कर दो कि आपका सबका बिजनेस, हर आदमी का बिजनेस कम से कम 5 साल में डबल हो जाए। आज अगर आप 5 रुपए का टर्नओवर है तो 5 साल में ये डबल होकर 10 रुपए होना चाहिए। आज अगर 10 रुपए का टर्नओवर है तो ये 20 रुपए 5 साल में होना चाहिए। और 20 पोटेंशियल है अपने देश के अंदर, बिजनेस बढ़ सकता है, बहुत तेजी से बढ़ सकता है। ये सब चीजों को संकुचित करके मतलब घोट के रखा हुआ है सरकारों ने। ऐसा है जैसे गला घोट देते हैं ना किसी आदमी का, ऐसे व्यापार और उद्योग को इस देश के अंदर घोट के रखा हुआ है। अगर खुला छोड़ दिया जाए व्यापार को, खुला छोड़ दिया जाए व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, इतना बढ़ेगा हमारे देश के अंदर, हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल है। और एक ये कहा जा रहा है फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। मैं कन्विंस्ड हूं पूरी तरह से कि अपने देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। आज अमेरिका अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, लंदन अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, जापान अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, बड़े बड़े देश अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो इसलिए फ्री शिक्षा नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देनी चालू करी। अगर हमें अमीर देश बनना है, अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो पहले सबसे पहली चीज है अच्छी शिक्षा हर बच्चे के लिए इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। दिल्ली में हमने शानदार शिक्षा का इंतजाम कर दिया, गरीबों के लिए भी सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। कितनी कहानियां मेरे को सुनने को मिलती है, फलाना फलाना प्लम्बर का बेटा, कारपेंटर का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा IIT में इंजीनियर बन गया। सोच के देखो, जिसका बाप आज 10,000 रुपये महीना कमाता है, वो IIT का इंजीनियर जब निकलेगा 3 लाख रुपए महीने की उसकी सैलरी होगी। गरीबी दूर हो गई उसकी। ऐसे ही तो गरीबी दूर होगी, और कैसे होगी? सरकारी योजनाओं से गरीबी दूर नहीं होने वाली, गरीबी दूर होगी शिक्षा से। तो फ्री शिक्षा देना कैसे फ्री की रेवड़ी हो गई? सबके लिए हम अब फ्री इलाज का इंतजाम करना चाहते हैं। कम से कम दुनिया के अंदर ढेरों देश ऐसे हैं जिनके अंदर उन्होंने, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर नेशनल हेल्थ सर्विसेज है उनकी। अगर गरीब से गरीब आदमी भी फ्री, वो वहां पे बीमार होता है, उनकी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस है, वो उसको लेके जाती है फ्री में। हमें भी करना चाहिए अपने सारे लोगों का फ्री में इंतजाम, क्यों नहीं करना चाहिए? और हमने दिल्ली में करके दिखाया। 2 करोड़ जनता है दिल्ली की, हर आदमी के लिए पूरा इलाज मुफ्त कर दिया हमने, दवाइयां भी, टेस्ट भी, ऑपरेशन भी, सब कुछ मुफ्त कर दिया। मैं इसको फ्री की रेवड़ी नहीं मानता। मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो सबके लिए हमें फ्री का इंतजाम, फिर हम फ्री का इंतजाम कर देंगे। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी से। किसी ने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पढ़ा ले, किसी ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना करा ले, पैसे दे के करा ले, लेकिन अच्छा शिक्षा, अच्छा इलाज सबके लिए फ्री में अवेलेबल होगा। जिसने लेना है ले, जिसने नहीं लेना है ना ले। मैं समझ सकता हूं कि आज माहौल इतना ज्यादा खराब है कि बहुत लोग, जैसे मैंने बताया, मेरे बगल में जो बैठा था वो बोला जी फोटो ले ली, उनको पता चल गया। तो आप में से बहुत सारे व्यापारी हैं, और व्यापारी बेचारा हमेशा डरा रहता है, इस सरकार से भी, उस सरकार से भी, इस डिपार्टमेंट से भी, उस डिपार्टमेंट से भी। मैं आप में से किसी को नहीं कहूँगा कि खुल के आओ सामने। जो आ सकते हैं आओ, जो नहीं आ सकते मत आओ खुल के। लेकिन एक बार परिवर्तन तो कर दो यार, बदल तो दो इस बार। बदलाव तो 27 साल के बाद तो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर तो अहंकार आ जाता है, कोई सुनता ही नहीं है। फिर तो एक बार बदलाव मांगता है, अंदर खाने काम करो। जो आए कान में बोल दो सबके, इस बार झाड़ो, इस बार झाड़ो, इस बार झाड़ो, इस बार, सबके कान में बोलते जाओ, वर्ड ऑफ माउथ। और व्यापारी जानता है जो कस्टमर आए उसी को बोलते झाड़ू।
जो कस्टमर है उसी को व्हाट्सएप पे बोल दो झाड़ू, खुल के मत आओ, लेकिन अंदर खाने झाड़ू 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 झाड़ू। इनको सबसे ज्यादा गुमान है कि अहमदाबाद बीजेपी का गढ़ है। पहले कहते थे गुजरात गढ़ है, अब गुजरात तो कहना छोड़ दिया, इनको लग रहा है कि अब गुजरात तो जा रहा है, कहते हैं अहमदाबाद गढ़ है। कितनी सीट है अहमदाबाद में? 16 सीट है शहर में। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है 16 में से एक भी सीट अब इनके जिम्मे नहीं जानी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीट दी थी, पहले 67 सीट दी थी। पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट दी। आप 182 में से कितनी दोगे? रिकॉर्ड तोड़ना है आपको दिल्ली का और पंजाब का। भारत माता की